सभी बच्चों को मेरा नमस्कार नमस्कार नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा। जल्दी से आ जाइए, अपनी क्लास शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो कल वाली क्लास में हमने बातें की थी, आप सभी को पता है, दिल्ली सल्तनत की। और आज जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे हरियाणा में मुगल काल। कौन से टॉपिक की बात करेंगे? हरियाणा में मुगल काल। मुगल काल आज का टॉपिक हमारा रहेगा, ये जरूर याद रखेंगे दोस्तों। मुगल जो एम्पायर है वो कब से कब तक है, तो जरूर याद रखेंगे। इतिहास में है 1526 से लेकर 1857 तक मुगल वंश का वर्णन मिलता है। इस वंश की अगर स्थापना किसी व्यक्ति ने की है, इस वंश की स्थापना का श्रेय दिया जाता है, जरूर याद रखेंगे, बाबर। बाबर ने इस वंश की स्थापना की है। और इस वंश का कोई अंतिम शासक था, यानी अंतिम बादशाह था, उसको हम इतिहास में बोलते हैं बहादुर शाह जफर सेकंड। क्या बोलते हैं? बहादुर शाह जफर सेकंड इस वंश का अंतिम शासक था। आप याद कीजिए, इस मुगल वंश के 300, ध्यान दीजिए, लगभग आपका 331 वर्षों के इतिहास में, अगर हम 331 वर्षों का इतिहास पढ़ें तो इस मुगल वंश में शासक को क्या कहा जाता था? ध्यान दीजिए, शासक को, पहले तो शासक को बोलते थे पादशाह। क्या बोलते थे? पादशाह। और फिर नाम चेंज हो गया था और फिर नाम रख दिया था इसका बादशाह। ये जरूर याद रखेंगे। शासक को क्या कहते थे? पादशाह या बादशाह। इनकी लैंग्वेज कौन सी थी? ये किस भाषा का प्रयोग करते थे? तो इनकी भाषा थी फारसी। ये जरूर याद रखेंगे, ये फारसी भाषा का प्रयोग करते थे। और इनका एम्पायर यानी इनका साम्राज्य किस में बटा हुआ था? तो इनका साम्राज्य बटा हुआ था, जरूर याद रखेंगे, शूबा। शूबा प्रथा में इनका साम्राज्य बटा हुआ था। तो यह है मुगल एम्पायर, जिसकी कहानी आज हमें पढ़नी है। ठीक है, ध्यान दीजिए, मुगल वंश कब से कब तक है? 1526 से 1857 तक है। इस वंश की स्थापना किसने की है? बाबर ने। और इस वंश का अंतिम शासक कौन है? बहादुर शाह जफर सेकंड। इस वंश ने कितने साल तक राज किया है? 331 वर्ष तक। और इस वंश में शासक को क्या कहते थे? शासक को बोलते थे बेटा पादशाह या बादशाह बोलते थे। नमस्कार नमस्कार, सभी बच्चों को मेरा नमस्कार। ठीक है, शासक को पादशाह या बादशाह बोलते थे। लैंग्वेज कौन सी थी? फारसी। और साम्राज्य किस में बटा हुआ था? शूबा यानी स्टेट में। आइए, अब सबसे पहले इस वंश में हम इतिहास पढ़ेंगे। किसका इतिहास पढ़ेंगे? बाबर, क्योंकि बाबर सबसे पहले आया था। 1526 से लेकर, ध्यान दीजिए, 1530 तक बाबर राजा रहा था। कब से कब तक? 1526 से लेकर 1530 तक बाबर शासक रहा था। अब बाबर जब आया तो आप याद कीजिए, पहला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है जो एग्जामिनर हमसे पूछता है। 21 अप्रैल, आप याद कीजिए, 21 अप्रैल 1526 को एक युद्ध हुआ था, जिस युद्ध को इतिहास में बोलते हैं पानीपत का पहला युद्ध। पानीपत का, जरूर याद रखेंगे, पहला युद्ध कब हुआ था? पानीपत का पहला युद्ध 21 अप्रैल 1526 को हुआ था। ये आपको याद रखना है। कौन सा युद्ध? पानीपत का पहला युद्ध। इस युद्ध में क्या हुआ? इस युद्ध में बाबर ने, ध्यान दीजिए, इस युद्ध में बाबर ने दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को पराजित किया और मार डाला। बाबर ने दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को पराजित किया और मार डाला। इब्राहिम लोदी, इस युद्ध में थोड़ी सी मैं विशेष बातें बताऊं, अगर मैं थोड़ी सी बातें बताऊं, सैन्य बल, यानी सैन्य बल क्या था? तो जो बाबर था वो कहता है कि मैं 12 से 13 हजार सैनिक लेकर आया था। कितने सैनिक लेकर आया था? 12 से 13 हजार सैनिक लेकर आया था। ये जरूर याद रखेंगे। जबकि इब्राहिम लोदी 1 लाख सैनिक लेकर आया था। ये जरूर याद रखेंगे, 1 लाख सैनिक लेकर आया था। कौन? इब्राहिम लोदी। मगर बाबर की जीत का कारण क्या था? बाबर की जीत का कारण था, जरूर याद रखेंगे, तुलु गुमा रणनीति। तुलु गुमा रणनीति। जो ये तुलु गुमा रणनीति होती है, क्या होती है बेटा? ध्यान दीजिए, घेर कर मारना।
तुलुगुमा रणनीति किसे बोलते हैं? घेर कर मारना। तो तुलुगुमा रणनीति का प्रयोग किया था, घेर कर मारना, ये कहलाती है तुलुगुमा रणनीति, ये जरूर याद रखेंगे। फिर दूसरे जीत का क्या कारण था, ध्यान दीजिए, इस युद्ध में बाबर ने उस्मानी विधि व रूमी विधि का प्रयोग किया था। उस्मानी विधि व रूमी विधि का प्रयोग किया था। उस्मानी विधि और रूमी विधि क्या होती है बेटा, ध्यान दीजिए, क्या होती है उस्मानी विधि और रूमी विधि? तोप सजाना। क्या सजाना? तोप सजाना। ये जरूर याद रखेंगे। ये भारत का पहला युद्ध है जिसमें तोपों का प्रयोग किया गया है। किस युद्ध में भारत में पहली बार तोपों का प्रयोग किया गया है? तो पानीपत के युद्ध में, ये आपको याद रखना है। पानीपत विजय के बाद बाबर ने कलंदर की उपाधि धारण करते हुए, कौन सी उपाधि धारण करते हुए? कलंदर की उपाधि धारण करते हुए बाबर ने क्या किया? नेक्स्ट, हिंदुस्तान का राजा बना था। कौन सी उपाधि लेकर? कलंदर नाम आपको याद रखना है। नेक्स्ट, एग्जामिनर कलंदर से 4 प्रश्न आपको हरियाणा जीके में पूछेगा, ध्यान दीजिए। शेख बू अली शाह कलंदर की दरगाह कहाँ पे है? शेख बू अली, ध्यान दीजिए, बू अली शाह कलंदर की दरगाह कहाँ पे है? ध्यान दीजिए बेटा, शेख बू अली शाह कलंदर की दरगाह कहाँ पे है? तो इसका आंसर आएगा पानीपत। कहाँ पे है ये दरगाह? पानीपत में है। शेख बू अली शाह कलंदर की दरगाह कहाँ पे? पानीपत में। फिर ध्यान दीजिए, कलंदर का मेला कहाँ पे भरता है? कलंदर का मेला, और मेले को क्या बोलते हैं फारसी में? तो जरूर याद रखेंगे, उसर बोलते हैं। कलंदर का मेला कहाँ पे भरता है? एग्जामिनर आपसे पूछ ले तो पानीपत आपको सही करना है। इट्स ओके, क्लियर। और इमाम अली कलंदर ने ध्यान दीजिए, इमाम अली कलंदर ने 1857 की क्रांति में, आप याद कीजिए, 1857 की क्रांति में कहाँ का नेतृत्व किया था? तो कहाँ का नेतृत्व किया था? पानीपत। यानी आपके एग्जाम में कलंदर से संबंधित कोई भी प्रश्न आ जाए, आपको पानीपत सही करना है बेटा, ये जरूर याद रखेंगे। और कलंदर की उपाधि धारण करते हुए बाबर क्या बना था? राजा बना था। कौन सी उपाधि लेकर? कलंदर की उपाधि। तो कलंदर से संबंधित जितने भी प्रश्न बनेंगे उन सभी प्रश्नों का आंसर आपको याद रखना है। क्या आंसर होगा उन सभी प्रश्नों का? आंसर नेक्स्ट पानीपत होगा। इट्स ओके, क्लियर। चलिए अब आगे चलें, तो आप याद कीजिए 1527 में एक और युद्ध हुआ था, खानवा का युद्ध। कौन सा युद्ध? जरूर याद रखेंगे, खानवा का युद्ध। अब कब हुआ था? 1527 में हुआ था। कौन सा युद्ध था? खानवा का युद्ध। इस युद्ध में बाबर ने किसे हरा दिया था? इस युद्ध में बाबर ने हरा दिया था, जरूर याद रखेंगे, राणा सांगा। ये जो राणा सांगा है ये राजस्थान के राजा है, ये जरूर याद रखेंगे। ये मेवाड़ के राजा है, कौन? राणा सांगा। पर हमारे लिए प्रश्न क्या बना? ध्यान दीजिए, राणा सांगा के जो सहयोगी थे, उनका नाम था हसन खान मेवाती। क्या नाम था? हसन खान मेवाती। और जो हसन खान मेवाती थे वो अपने मेवात प्रदेश से संबंध रखते थे। हरियाणा के किस प्रदेश से संबंध रखते थे? मेवात प्रदेश से संबंध रखते थे। और इस युद्ध में बाबर के हाथों किसकी मृत्यु हुई थी? तो हसन खान मेवाती की मृत्यु हुई थी। ये प्रश्न भी HSSC में पूछा जा चुका है कि खानवा का युद्ध में बाबर ने हरियाणा के किस प्रसिद्ध नेता को मारा था? तो किस प्रसिद्ध नेता को मारा था? हसन खान मेवाती को मारा था। बहुत ही बड़ा प्रश्न है। जब बाबर राजा बना तो बाबर ने घोषणा करवा दी थी कि जितने भी छोटे छोटे राजा हैं वो मेरे पास आए और मेरी गुलामी स्वीकार कर ले। पर अपने कैथल का एक प्रमुख था, ध्यान दीजिए, कैथल का एक शासक था, कैथल का एक प्रमुख था, जिसका नाम क्या है? जरूर याद रखेंगे, मोहन सिंह मंडार। क्या नाम है? मोहन सिंह मंडार। इस मोहन सिंह मंडार की कहानी विशेष है और इसके बारे में HSSC ने कई बार प्रश्न पूछा है।
कि मोहन सिंह मंडार ने बाबर की अधीनता को स्वीकार नहीं किया था। बाबर की अधीनता, ये जरूर याद रखेंगे, अधीनता यानी गुलामी, गुलामी को स्वीकार नहीं किया था, ये जरूर याद रखेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जामिनर ये प्रश्न हमसे पूछता है बहुत बार कि बाबर की गुलामी को स्वीकार किसने नहीं किया था, किस कैथल के प्रमुख ने बाबर की अधीनता को स्वीकार नहीं किया था। कुसुम, हाँ कुसुम चलता रहेगा बेटा, ये कोई बात नहीं, तबीयत ठीक होती रहेगी, ठीक है, पर अपना मेन काम है पढ़ना। चलो, बाबर की अधीनता को स्वीकार नहीं किया था किसने, मोहन सिंह मंडार ने, ये जरूर याद रखेंगे। बाबर के बारे में एक विशेष कहानी लिखी जाती है कि बाबर ने अपने साम्राज्य को जरूर याद रखेंगे, बाबर ने अपने साम्राज्य को कुछ इस तरह से बांटा था, साम्राज्य को बांटा था, ये जरूर याद रखेंगे। ठीक है, अब वो किस रूपों में बांटा था, नंबर 1 जरूर याद रखेंगे, दिल्ली सरकार, दिल्ली सरकार, दिल्ली सरकार। नंबर 2 याद रखेंगे, सरहिंद सरकार, सरहिंद सरकार। और नंबर 3 याद रखेंगे, मेवात सरकार, मेवात सरकार। और नंबर 4 याद रखेंगे, हिसार सरकार। तो बाबर ने अपने साम्राज्य को कितने भागों में बांट दिया था, 4 भागों में बांट दिया था। वो 4 भाग कौन से थे, दिल्ली सरकार, सरहिंद सरकार, मेवात सरकार और हिसार सरकार, ये जरूर याद रखेंगे। इतने प्रश्न हरियाणा जीके में बाबर से बन जाते हैं, ये बहुत ही शानदार प्रश्न बनते हैं। तो 21 अप्रैल 1526 को कौन सा ऐतिहासिक युद्ध हुआ था, उस युद्ध का क्या नाम है, पानीपत का युद्ध है, ये जरूर याद रखेंगे, ये बहुत ही विशेष युद्ध है। इट्स ओके, क्लियर। तो बाबर के बाद राजा कौन बना सर, तो बाबर के बाद जो राजा बना था वो राजा बना था, जरूर याद रखेंगे, हुमायूं। कौन राजा बना था, हुमायूं। और हुमायूं 1530 से लेकर 1540 और 1555 से लेकर 1556, यानी हुमायूं ने 2 बार शासन स्थापित किया था। हुमायूं ने, जरूर याद रखेंगे, 2 बार शासन स्थापित किया था, शासन स्थापित किया था, स्थापित किया था। तो किस मुगल बादशाह ने 2 बार शासन स्थापित किया था, तो उसका क्या नाम था, हुमायूं था। ये 1530 से 40 तक राजा रहा और 1555 से 56 तक शासक रहा, ये प्रश्न बन जाता है। हुमायूं के बारे में कहा गया कि मुगल शासक बनने से पहले, जरूर याद रखेंगे, नेक्स्ट, मुगल शासक बनने से पहले हिसार का प्रमुख हुआ करता था। मुगल शासक बनने से पहले अपने हिसार का प्रमुख हुआ करता था, हिसार का प्रमुख, यानी जो हिसार सरकार थी वो किसके पास हुआ करती थी, वो हुमायूं के पास हुआ करती थी। तो मुगल शासक बनने से पहले हिसार का प्रमुख था। और एक विशेष प्रश्न बन जाता है कि हुमायूं ने, ध्यान दीजिए, फतेहाबाद में, जिसको हम पिंक सिटी बोलते हैं, हवेलियों का नगर बोलते हैं, फतेहाबाद में, क्योंकि अपने हरियाणा की सबसे प्राचीन हवेली फतेहाबाद में है। तो हुमायूं ने नेक्स्ट फतेहाबाद में मीर शाह की दरगाह का निर्माण करवाया था, मीर शाह की दरगाह। तो मीर शाह की दरगाह का निर्माण किसने करवाया था, तो ज़रूर याद रखेंगे, हुमायूं ने करवाया था। मगर इस मीर शाह की दरगाह को क्या बोलते हैं, सुनिए बेटा ध्यान से, इस मीर शाह की दरगाह को बोलते हैं फिरोज की लाट। क्या बोलते हैं, फिरोज की लाट, ये जरूर याद रखेंगे। हकीकत में इसका वास्तविक निर्माण फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था। इसका वास्तविक निर्माण, इसका वास्तविक निर्माण करवाया था, किसने करवाया था, फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था, ये जरूर याद रखेंगे।
फिरोज शाह तुगलक ने इसका वास्तविक निर्माण करवाया था, मगर इसका पुनर्निर्माण किसने करवाया था? तो हुमायूं ने करवाया था। मैंने फिरोज की लाट लिखा बेटा, कल वाली कक्षा में मैंने आपको बताया था, आप याद कीजिए। लाट की मस्जिद, अगर आपसे पूछ ले लाट की मस्जिद कहाँ पे है, तो लाट की जो मस्जिद है ना, वो ज़रूर याद रखेंगे, वो अपने हिसार में है, जो फिरोज शाह ने बनवाई थी। लाट की मस्जिद हिसार में है और फिरोज की लाट फतेहाबाद में है। ये दोनों प्रश्न अलग अलग है। अगर आपसे लाल मस्जिद पूछ ले, ध्यान दीजिए, लाल मस्जिद, तो लाल मस्जिद कहाँ पे है? जल्दी से कमेंट कर दीजिए लाल मस्जिद। आप कहोगे सर लाल मस्जिद कहाँ पे है? रोहतक में भी लाल मस्जिद है, ये ज़रूर याद रखेंगे। रेवाड़ी में भी लाल मस्जिद है और भिवानी में भी लाल मस्जिद है। लाल मस्जिद 3 शहरों में है, रोहतक, रेवाड़ी और भिवानी में। मगर लाट मस्जिद, ध्यान दीजिए, लाट मस्जिद हिसार में है। कौन सी मस्जिद? लाट मस्जिद। मगर फिरोज की लाट कहाँ पे है? तो फतेहाबाद में है। और इस फिरोज की लाट को ही क्या बोलते हैं? मीर शाह की दरगाह बोलते हैं, ये ज़रूर याद रखेंगे। हुमायूं के बारे में कहा गया कि 1539 चौसा युद्ध, कौन सा युद्ध हुआ था? चौसा का युद्ध। 1539 में एक युद्ध हुआ था जिसको हम इतिहास में चौसा का युद्ध बोलते हैं। और 1540 में एक युद्ध हुआ था बिलग्राम का युद्ध। कौन सा युद्ध? बिलग्राम का युद्ध। इस बिलग्राम के युद्ध को कन्नौज का युद्ध भी बोलते हैं, कन्नौज का युद्ध, ये जरूर याद रखेंगे। बिलग्राम के युद्ध को ही क्या बोलते हैं? कन्नौज का युद्ध। इन दोनों युद्धों में शेर शाह सूरी ने, ध्यान दीजिए, इन दोनों युद्धों में शेर शाह सूरी ने हुमायूं को हरा दिया था, ये जरूर याद रखेंगे। और शेर शाह सूरी ने हुमायूं को हराकर किस पर अधिकार कर लिया था? दिल्ली और आगरा पर अधिकार कर लिया था, ये जरूर याद रखेंगे। यानी जो ये 1540 से लेकर 1555 का समय है, ये भारत में सूरवंश का समय है बेटा। किसका समय है? सूरवंश का समय है। तो हुमायूं से हमारे एग्जाम में बस एक प्रश्न बनेगा कि मुगल बादशाह बनने से पहले ये हिसार का फौजदार हुआ करता था। क्या हुआ करता था? हिसार का फौजदार हुआ करता था, ये जरूर याद रखेंगे। और इन्होंने मीर शाह की दरगाह का निर्माण करवाया था, जिसे हम फिरोज की लाट बोलते हैं। कहाँ पे ये मीर शाह की दरगाह? तो ये अपने फतेहाबाद में है। मगर लाट की मस्जिद कहाँ पे है? हिसार में। लाल मस्जिद कहाँ पे है? रोहतक, रेवाड़ी और भिवानी में, ये जरूर याद रखेंगे। चलिए आगे चलें। तो बीच वाले 15 साल पढ़ देते हैं। अब बीच वाले 15 सालों में ध्यान दीजिए, 1540 से लेकर 1555, यानी ये बीच वाले 15 साल है। इन 15 सालों में हमें सूरवंश का वर्णन मिलता है। किस वंश का? सूरवंश। और सूरवंश है जो अफगानी वंश है, ये ज़रूर याद रखेंगे, अफगानी। यानी भारत में दूसरी बार अफगानी वंश की स्थापना हुई थी। और इस अफगानी वंश की स्थापना किसने की थी? एक राजा ने, जिसका नाम है शेर शाह सूरी। क्या नाम है बेटा? शेर शाह सूरी नाम है। और ये राजा कब बना था? 1540 में और 1545 तक ये राजा रहा था। जो इनका वास्तविक नाम है, कई बार पूछते हैं कि शेर शाह सूरी का वास्तविक नाम क्या है, तो इनका वास्तविक नाम है, ज़रूर याद रखेंगे, फरीद खान। क्या नाम है इनका? वास्तविक नाम है फरीद खान, इनका वास्तविक नाम है, ये जरूर याद रखेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब शेर शाह सूरी का जन्म कब हुआ? थोड़ी सी विशेष कहानी जन्म और मृत्यु को लेकर मैं आपको करवा देता हूँ। इनका जन्म, ध्यान दीजिए, इनका जन्म इतिहासकार कानून गो के अनुसार, कानून गो एक बहुत बड़े इतिहासकार हैं, कानून गो के अनुसार इनका जन्म 1486 में हुआ था। कब हुआ था? 1486 में। और कहाँ पर? जरूर याद रखेंगे, नारनौल, नारनौल महेंद्रगढ़ में, नारनौल महेंद्रगढ़ में इनका जन्म हुआ था, यानी हरियाणा में। ठीक है। और ध्यान दीजिए, इनके मृत्यु कब हुई थी? तो इनकी मृत्यु हुई थी बेटा, जरूर याद रखेंगे, कालिंजर युद्ध में। कौन से युद्ध में?
कालिंजर युद्ध में इनकी मृत्यु हुई थी। और कालिंजर युद्ध कब हुआ था? 1545 में। ये उक्का नामक हथियार का प्रयोग कर रहे थे। उक्का किसे बोलते हैं? तोप का प्रयोग कर रहे थे और तोप का प्रयोग करते हुए इनकी मृत्यु हो गई थी। एक गोला फटने से इनकी मृत्यु हो गई थी, ये ज़रूर याद रखेंगे। उक्का नामक हथियार का प्रयोग करते हुए इनकी मृत्यु हो गई थी। और इनका मकबरा कहाँ पे बना? शेरशाह सूरी का मकबरा। बेटा ध्यान दीजिए, इनका मकबरा है सासाराम, बिहार में इनका मकबरा है, जिस मकबरे के विषय में इतिहासकार एलेक्जेंडर कनिंघम ने लिखा है। क्या कहा है कनिंघम ने? कनिंघम ने कहा है कि ताजमहल से भी सुंदर किसका मकबरा है? शेरशाह सूरी का मकबरा है। ताजमहल से भी सुंदर बताया गया है शेरशाह सूरी का मकबरा। और ये किसने? एलेक्जेंडर कनिंघम ने लिखा है। शेरशाह सूरी के पिता का नाम जरूर याद रखेंगे, इनके पिता का नाम था हसन खान। हसन खान जो थे ना, वो कहाँ पे काम करते थे? वो जौनपुर के शासक के दरबार में कार्य करते थे। ठीक है, जौनपुर के शासक के दरबार में कार्य किया करते थे, ये जरूर याद रखेंगे। दरबार में कार्य किया करते थे, वेरी इंपॉर्टेंट, ये जरूर याद रखेंगे। ठीक है, इनके पिता का नाम क्या था? हसन खान। इनका वास्तविक नाम क्या था? फरीद खान। और इनके दादा का नाम ध्यान दीजिए, इनके दादा थे उनका नाम था इब्राहिम सूरी। क्या नाम था इनके दादा का? जरूर याद रखेंगे। इनके दादा का नाम था इब्राहिम सूरी। क्या नाम था? इब्राहिम सूरी। और जो ये इब्राहिम सूरी थे ना, ये सिकंदर शाह लोदी के लिए घोड़ों का व्यापार करते थे, ये जरूर याद रखेंगे। सिकंदर शाह लोदी जो लोदी वंश का महान शासक था, मैंने आपको करवाया था। ये सिकंदर शाह लोदी के लिए घोड़ों का व्यापार करते थे। किसका व्यापार करते थे? घोड़ों का व्यापार करते थे। कौन? नेक्स्ट इब्राहिम लोदी। और इब्राहिम लोदी का मकबरा कहाँ पे है? एग्जाम में पूछ सकता है आपसे कि इब्राहिम लोदी का मकबरा, तो इनका मकबरा कहाँ पे है? नारनौल महेंद्रगढ़ में है। कहाँ पे इनका मकबरा है? नारनौल महेंद्रगढ़ में इनके दादाजी का मकबरा है, ये ज़रूर याद रखेंगे। यानी शेरशाह सूरी के परिवार की कहानी हम पढ़ रहे हैं। शेरशाह सूरी के बारे में कहा जाता है कि जो इन्होंने अपना प्रारंभिक जीवन व्यतीत किया था, वो प्रारंभिक जीवन व्यतीत किया था पहले तो बिहार के शासक के साथ रहे थे। बिहार के शासक, और कौन थे बिहार के शासक? तो उनका नाम था बहार खान लोहानी, ये जरूर याद रखेंगे। बहार खान लोहानी के साथ रहे थे। और एक दिन क्या हुआ कि बहार खान लोहानी घूमने जा रहे थे, सामने से एक शेर आ गया, बहार खान लोहानी डर गए। यानी बहार खान लोहानी घूमने जा रहे थे, सामने के से एक शेर आ गया और बहार खान लोहानी डर गए। मगर फरीद खान नहीं डरा था, तो बहार खान लोहानी ने इन्हें शेर खान की उपाधि दी थी। कौन सी उपाधि दी थी? शेर खान की उपाधि। किसने दी थी? बहार खान लोहानी। ये कहाँ के शासक थे? बिहार के शासक थे। और फिर इन्होंने काम किया था, जरूर याद रखेंगे, दक्षिण बिहार के शासक, दक्षिण बिहार के शासक के साथ भी ये रहे हैं। और दक्षिण बिहार के शासक कौन थे? जरूर याद रखेंगे, ताज खान। कौन थे? ताज खान। इन दोनों के साथ रहे थे। कौन? शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी के बारे में कहा गया कि बहार खान लोहानी की विधवा, ध्यान दीजिए, बहार खान लोहानी की विधवा जिसका नाम है लाड मलिक। क्या नाम है? जरूर याद रखेंगे, लाड मलिक। और ताज खान की विधवा, ताज खान की विधवा का क्या नाम है? जरूर याद रखें, ताज खान की विधवा का नाम है दूदू बेगम। क्या नाम है? दूदू बेगम। इन दो विधवा महिलाओं से विवाह किया था शेरशाह सूरी ने। इन दो विधवा महिलाओं से विवाह किया था। किसने विवाह किया था? जरूर याद रखेंगे, शेरशाह सूरी ने। और जब इनसे विवाह किया तो शेरशाह सूरी को
चुनार की जागीर प्राप्त हुई थी। कहाँ का सामंत बना था, छोटा सा राजा बना था चुनार। चुनार की इन्हें जागीर प्राप्त हुई थी। ये कहाँ का जागीरदार बना था, तो चुनार का जागीरदार बना था। ये जरूर याद रखेंगे। इन दो विधवा महिलाओं से विवाह करके, किस किस से, लाड मलिक और दूदू बेगम, इन दो विधवा महिलाओं से विवाह करके इसे चुनार की जागीर प्राप्त हुई थी। मगर बड़ा प्रश्न क्या बन जाता है, इन्होंने भारतीय राजनीति में प्रवेश किया। शेरशाह सूरी ने, ध्यान दीजिए, शेरशाह सूरी बिहार से निकल भारतीय राजनीति में आए, तो इन्होंने भारतीय राजनीति में प्रवेश किया। ये जरूर याद रखेंगे, भारतीय राजनीति में इन्होंने प्रवेश किया। दो बहुत ही प्रसिद्ध युद्ध हुए थे। कौन कौन से युद्ध थे, तो जरूर याद रखेंगे। एक युद्ध का नाम था 1528, जिसको इतिहास में बोलते हैं चंदेरी का युद्ध। कौन सा युद्ध, चंदेरी का युद्ध, जिस युद्ध में बाबर ने मैदिन राय नामक राजपूत शासक को हराया था। और एक युद्ध हुआ था 1529 में, जिस युद्ध को हम बोलते हैं घाघरा का युद्ध। कौन सा युद्ध, घाघरा का युद्ध। इन दोनों युद्धों में शेरशाह सूरी ने भाग लिया था। ये जरूर याद रखेंगे, इन दोनों युद्धों में किसने भाग लिया था, शेरशाह सूरी ने भाग लिया था। ये जरूर याद रखेंगे, भाग लिया था। मगर ध्यान दीजिए थोड़ा सा कारण, जो चंदेरी का युद्ध था किसका साथ दिया था, तो किसका साथ दिया था, बाबर का साथ दिया था। और जो ध्यान दीजिए घाघरा का युद्ध था उसमें किसका साथ दिया था, तो महमूद लोदी का साथ दिया था। किसका साथ दिया था, महमूद लोदी का साथ दिया था। इसीलिए बाबर ने, ध्यान दीजिए, इसीलिए बाबर ने शेरशाह सूरी को चालाक अफगान कहा था। क्या कहा था, चालाक अफगान। तो इतिहास में किसे चालाक अफगान कहते हैं, तो शेरशाह सूरी को इतिहास में क्या कहते हैं, चालाक अफगान कहते हैं। ये जरूर याद रखेंगे। आगे चलकर इनसे प्रश्न क्या बना, शानदार प्रश्न। इनसे प्रश्न बना कि इन्होंने, शेरशाह सूरी ने 1539 चौसा युद्ध और 1540 जरूर याद रखेंगे कन्नौज युद्ध। कौन से युद्ध, कन्नौज युद्ध। यानी 1539 चौसा युद्ध और 1540 कन्नौज युद्ध में हुमायूं को हराकर, किसको हराकर, जरूर याद रखेंगे, हुमायूं को हराकर किस पर अधिकार कर लिया था, तो दिल्ली और आगरा पर अधिकार कर लिया था। ये जरूर याद रखेंगे, दिल्ली और आगरा पर अधिकार कर लिया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये जरूर याद रखेंगे, दिल्ली और आगरा पर अधिकार कर लिया था। और शेरशाह सूरी कब से कब तक राजा रहे, 1540 से लेकर 1545 तक राजा रहे थे। कौन, शेरशाह सूरी। और शेरशाह सूरी के प्रश्न, सबसे बड़ा प्रश्न क्या बनता है, इतिहास में इसे सबसे अच्छी प्रशासनिक व्यवस्था के लिए जानते हैं। ये जरूर याद रखेंगे, शेरशाह सूरी को इतिहास में सड़कों, जरूर याद रखेंगे, सड़कों और सरायों के लिए जाना गया। और सराय सरायों के लिए जाना गया। ये जरूर याद रखेंगे, सरायों के लिए जाना गया। किस लिए जाना गया था, इतिहास में इन्हें सड़कों और सरायों के लिए जाना गया था। किसे, शेरशाह सूरी को। ये जरूर याद रखेंगे। अब कुछ विशेष प्रश्न लिख रहा हूँ, वन लाइन में प्रश्न जो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये जरूर याद रखेंगे। प्रश्न नंबर 1, शेरशाह सूरी ने जो चांदी के सिक्के शुरू किए, ध्यान दीजिए, चांदी के सिक्के शुरू किए। शेरशाह सूरी ने जो चांदी के सिक्के शुरू किए उनको रुपये का नाम दिया, जो आज भारत सरकार की मुद्रा है। शेरशाह सूरी ने, जरूर याद रखेंगे, 1388 कोस मीनारों का निर्माण करवाया था। मीनारें बनवाई थी, किनका निर्माण करवाया था, कोस मीनारों का निर्माण करवाया था।
शेरशाह सूरी ने बिहार में, जरूर याद रखेंगे, बिहार में रोहतासगढ़ का किला बनवाया था। रोहतासगढ़ का जरूर याद रखेंगे किला बनवाया था शेरशाह सूरी ने, गढ़ का किला बनवाया था। किसका किला बनवाया था? रोहतासगढ़ का किला। ये भी आपको याद रखना है। शेरशाह सूरी के बारे में कहा गया कि इन्होंने कुन्हा मस्जिद, कौन सी मस्जिद? कुन्हा मस्जिद, या हम बोलते हैं पुन्हा मस्जिद, कुन्हा मस्जिद या पुन्हा मस्जिद का निर्माण करवाया था। कहाँ पे निर्माण करवाया था? तो ज़रूर याद रखेंगे दिल्ली में। दिल्ली में इन्होंने कुन्हा मस्जिद व पुन्हा मस्जिद का निर्माण करवाया था। और इनके बारे में कहा गया कि पटना में इन्होंने शेरशाह सूरी की मस्जिद का निर्माण करवाया था। अपने नाम से एक मस्जिद बनवाई थी जिसे हम शेरशाह सूरी की मस्जिद कहते हैं। कहाँ? पटना, बिहार में इन्होंने शेरशाह सूरी की मस्जिद का निर्माण करवाया था। और ध्यान दीजिए, शेरशाह सूरी के बारे में लिखा गया कि इन्होंने शेरशाह सूरी मार्ग भी बनवाया था। शेरशाह सूरी मार्ग, कौन सा मार्ग बनवाया था? शेरशाह सूरी मार्ग बनवाया था। और इनके बारे में सबसे बड़ी लाइन और विशेष लाइन लिखी जाती है, वो जरूर याद रखेंगे। इन्हीं के समय में डाक विभाग की शुरुआत हुई थी। डाक विभाग यानी पोस्ट ऑफिस इन्हीं के समय में शुरू किया गया था। ये भी अच्छा प्रश्न बन जाता है। और इनके दरबारी कवि जरूर याद रखेंगे, दरबारी कवि कौन थे? इनके जो दरबारी कवि थे उनका नाम था मलिक मोहम्मद जायसी। क्या नाम था? जरूर याद रखेंगे। नेक्स्ट, मलिक मोहम्मद जायसी, जो जायस का था। मलिक मोहम्मद जायसी इनके दरबारी कवि थे। और मलिक मोहम्मद जायसी ने जरूर याद रखेंगे पद्मावत नामक प्रसिद्ध पुस्तक लिखी। कौन सी बुक लिखी? रानी पद्मावती की कहानी पद्मावत नामक प्रसिद्ध पुस्तक लिखी। ये भी आपको याद रखना है। और शेरशाह सूरी के दरबार में जरूर याद रखेंगे, इनके दरबार में टोडरमल भी रहा करते थे। टोडरमल, ये जरूर याद रखेंगे, जो आगे चलकर अकबर का नवरत्न बना, वो टोडरमल भी इनके दरबार में रहा करता था। और एक और विशेष प्रश्न जरूर याद रखेंगे, 1580 में किसने? अब्बास खान शेरवानी ने। अब्बास खान शेरवानी अब्बास खान शेरवानी ने इनकी जीवनी लिखी थी, तारीख ए शेरशाही। ये किसने लिखी थी? अब्बास खान शेरवानी ने लिखी थी। ये जरूर याद रखेंगे। चलो आ जाइए, इन्होंने जो चांदी के सिक्के शुरू किए उनको रुपये का नाम दिया था। 1388 कोस मीनारें बनवाई थी। बिहार में इन्होंने रोहतासगढ़ का किला बनवाया था। कुन्हा मस्जिद व पूना मस्जिद का निर्माण दिल्ली में करवाया था। शेरशाह सूरी की मस्जिद का निर्माण इन्होंने जरूर याद रखें कहाँ पे? शेरशाह सूरी की मस्जिद का निर्माण इन्होंने पटना में करवाया था। शेरशाह सूरी मार्ग इन्होंने बनवाया था। इनके समय में डाक विभाग का वर्णन मिला। इनके दरबारी कवि मलिक मोहम्मद जायसी हुआ करते थे और टोडरमल भी इनके दरबार में रहते थे। और अब्बास खान शेरवानी ने इनकी जीवनी लिखी थी, तारीख ए शेरशाही। कौन सी जीवनी थी? तारीख ए शेरशाही। चलिए थोड़े से इनके अभियानों की बात कर लेते हैं। 1541 में, कब की बात है? 1541 में इन्होंने रायसीना पर आक्रमण किया था। किस पर आक्रमण किया था? रायसीना पर आक्रमण किया था। और रायसीना का आक्रमण इनके जीवन पर कलंक कहलाता है। शेरशाह सूरी के, ध्यान दीजिए, शेरशाह सूरी के जीवन पर कलंक कहलाता है। ये जरूर याद रखेंगे। सर कलंक क्यों कहते हैं? क्योंकि कहते हैं कि इस युद्ध में शेरशाह सूरी के हाथों से महिलाएं और बच्चे मर गए थे, तो इसीलिए शेरशाह सूरी के जीवन पर कलंक कहलाता है रायसीना का आक्रमण। ये जरूर याद रखिए। 1544 में
1544 में इन्होंने गिरी शुमेल का युद्ध लड़ा था। कौन सा युद्ध? गिरी शुमेल। गिरी शुमेल को हम बोलते हैं मेवाड़। गिरी शुमेल का युद्ध लड़ा था, ये जरूर याद रखेंगे। और इस युद्ध पे इन्होंने क्या कहा था, इनका कथन बहुत ही शानदार है, जो एसएससी और एचएसएससी में कई बार पूछा गया है कि मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता। मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता। ये किसने कहा था? शेरशाह सूरी ने कहा था, ये जरूर याद रखेंगे। 1545 में एक और युद्ध इन्होंने लड़ा था, कालिंजर का युद्ध। कौन सा युद्ध? जरूर याद रखेंगे, कालिंजर का युद्ध। और कालिंजर के युद्ध में शेरशाह सूरी ने क्या किया? ध्यान दीजिए, कालिंजर के युद्ध में शेरशाह सूरी ने किसको हरा दिया था? राजा कीरत सिंह को हरा दिया था। ये जरूर याद रखेंगे, राजा कीरत सिंह को हरा दिया था। और कालिंजर युद्ध में ही उक्का नामक हथियार का प्रयोग करते हुए, उक्का बोलते हैं बेटा तोप को, तोप चलाते हुए इनकी मृत्यु हो गई थी। तोप चलाते हुए क्या हो गई थी? इनकी मृत्यु हो गई थी। तो ये सारे के सारे विशेष प्रश्न है शेरशाह सूरी के, और ये याद रखेंगे। मगर एक बड़ा प्रश्न जो अभी हम थोड़ा सा विस्तार से करेंगे, जहाँ से 100% आपके पेपर में प्रश्न आएगा। चलो आ जाइए, ठीक है। बड़ा प्रश्न क्या है सर? ध्यान दीजिए, इस तरह से बना लीजिए प्यारे से भारत का मैप। ये बना लीजिए प्यारे से भारत का मैप। यहाँ पे है पेशावर पाकिस्तान में है, आप सभी को पता है। और यहाँ पे है सोनार कहाँ पे है? बांग्लादेश में। पेशावर कहाँ पे है? पाकिस्तान में। और सोनार कहाँ पे है? बांग्लादेश में। यहाँ से लेकर यहाँ तक एक मार्ग बना है, जिस मार्ग को इतिहास में शेरशाह सूरी मार्ग कहते हैं। क्या कहते हैं? शेरशाह सूरी मार्ग। कौन सा मार्ग है ये? शेरशाह सूरी मार्ग। और जो ये शेरशाह सूरी मार्ग है, जरूर याद रखेंगे, दक्षिण एशिया की सबसे लंबी सड़क है। दक्षिण एशिया की सबसे लंबी सड़क है, ये जरूर याद रखेंगे आप। लंबी सड़क है, दक्षिण एशिया की सबसे लंबी सड़क है शेरशाह सूरी मार्ग। इट्स ओके, क्लियर। इसका निर्माण हकीकत में करवाया था चंद्रगुप्त मौर्य ने। किसने निर्माण करवाया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने। फिर इसका निर्माण करवाया था किसने? शेरशाह सूरी ने। किसने निर्माण करवाया था? शेरशाह सूरी ने। फिर निर्माण इसका करवाया था जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर ने। किसने? अकबर ने इसका निर्माण करवाया था। और फिर एक अंग्रेज ने निर्माण करवाया था, जिसको हम बोलते हैं लॉर्ड ऑकलैंड। क्या बोलते हैं? लॉर्ड ऑकलैंड। ध्यान दीजिए, इस मार्ग को चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या नाम दिया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने इसे नाम दिया था उत्तरापथ। क्या नाम दिया था चंद्रगुप्त मौर्य ने? उत्तरापथ। शेरशाह सूरी ने इसे नाम दिया था, जरूर याद रखेंगे, आजम ए सड़क। क्या नाम दिया था? आजम ए सड़क, ठीक है। और अकबर ने इसे क्या नाम दिया था? अकबर ने इसे नाम दिया था बादशाही सड़क। अकबर ने इसे नाम दिया था बादशाही सड़क। और लॉर्ड ऑकलैंड ने इसे क्या नाम दिया था? लॉर्ड ऑकलैंड ने इसे नाम दिया था जीटी रोड। क्या कहा था? जीटी रोड। और ध्यान दीजिए, भारत सरकार ने इसे क्या नाम दिया? भारत सरकार यानी इंडियन गवर्नमेंट ने इसे क्या नाम दिया? इंडियन गवर्नमेंट ने इसे नाम दिया नेशनल हाईवे 1 और नेशनल हाईवे 2। नेशनल हाईवे 1 है, दिल्ली से शुरू होता है और अमृतसर तक जाता है। अमृतसर पंजाब में है।
दिल्ली से शुरू होता है, अमृतसर तक जाता है। और नेशनल हाईवे 2 है, वो दिल्ली से शुरू होता है और वो जाता है कहाँ, कलकत्ता तक। कहाँ तक जाता है, कलकत्ता तक जाता है। ठीक है, यानी यहाँ से यहाँ तक काम करता है। और वर्तमान में जो गवर्नमेंट्स है वो नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट्स है। कौन सी गवर्नमेंट है, नरेंद्र मोदी, यानी मोदी सरकार ने भी शेरशाह सूरी मार्ग पर काम किया है। किस गवर्नमेंट ने, मोदी सरकार ने। इसे नाम दिया है नेशनल हाईवे 3, जरूर याद रखेंगे, नेशनल हाईवे 44 और नेशनल हाईवे 19। ठीक है, एक तो हो गया नेशनल हाईवे 3, एक हो गया नेशनल हाईवे 44 और एक हो गया नेशनल हाईवे 19। तो आज शेरशाह सूरी मार्ग कितने नेशनल हाईवे में है, 3 नेशनल हाईवे में। ठीक है, हरियाणा, ध्यान दीजिए, हरियाणा में शेरशाह सूरी मार्ग, हरियाणा में शेरशाह सूरी मार्ग, जो हरियाणा में शेरशाह सूरी मार्ग है उसकी कहानी विशेष है। हरियाणा में इसे नेशनल हाईवे 44 कहते हैं। हरियाणा में क्या कहते हैं, नेशनल हाईवे 44। और हरियाणा में इसकी लंबाई क्या है, हरियाणा में लंबाई, जरूर याद रखेंगे, हरियाणा में इसकी लंबाई है 254 किलोमीटर। कितनी लेंथ है, 254, 254 किलोमीटर। नंबर 1 अंबाला, सबसे पहले हो गया अंबाला। फिर नंबर 2 कुरुक्षेत्र। फिर नंबर 3 हो गया करनाल। नंबर 4 हो गया पानीपत। नंबर 5 हो गया सोनीपत। नंबर 6 हो गया फरीदाबाद। और नंबर 7 हो गया पलवल। हरियाणा के कितने जिलों में है, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। HSSC में पूछे गए प्रश्न, ध्यान दीजिए, HSSC में पूछे गए प्रश्न। ठीक है, जो HSSC में पूछे गए हैं वो प्रश्न। ठीक है, नंबर 1 शाहबाद कहाँ पे है, कुरुक्षेत्र में और नेशनल हाईवे 44 पर। फिर ध्यान दीजिए नंबर 2 पीपली कहाँ पे है, कुरुक्षेत्र में और नेशनल हाईवे नंबर 44 पर। ठीक है, फिर तरावड़ी कहाँ पे है, तरावड़ी जहाँ पे तराइन के युद्ध हुए थे, करनाल और नेशनल हाईवे 44। फिर ध्यान दीजिए नीलो खेड़ी कहाँ पे है, नीलो खेड़ी, तो नीलो खेड़ी कहाँ पे है, जरूर याद रखेंगे, नीलो खेड़ी करनाल और नेशनल हाईवे 44 पर। और हरियाणा का सबसे लंबा सड़क पुल, हरियाणा का सबसे लंबा सड़क पुल, हरियाणा का सबसे लंबा सड़क पुल पानीपत में। और कितना लंबा है, इसकी लेंथ है लगभग 10 किलोमीटर। कितनी लेंथ है, लगभग 10 किलोमीटर है। और ये नेशनल हाईवे 44 पर है, ये जरूर याद रखेंगे। और मोतीलाल नेहरू खेल स्कूल, मोतीलाल नेहरू खेल स्कूल, मोतीलाल नेहरू खेल स्कूल कहाँ पे है, राई, और राई कहाँ पे है, सोनीपत। और किस नेशनल हाईवे पे है, नेशनल हाईवे 44 पर। फिर HSSC में पूछा जाता है कि बल्लभगढ़, जो बल्लभगढ़ है वो किस नेशनल हाईवे पे है, तो 44 पर है। इतने सारे प्रश्न शेरशाह सूरी मार्ग से हमें पूछे जाते हैं। ये सारे के सारे प्रश्न विशेष है बेटा, सारे के सारे प्रश्न विशेष है, ये ज़रूर याद रखेंगे। रेनू, राम राम रेनू, राम राम सभी बच्चों को मेरा। ठीक है, तो ये शेरशाह सूरी से अपने प्रश्न बन जाते हैं, एग्जाम में बहुत ही शानदार होते हैं। और ये शेरशाह सूरी मार्ग है, इसकी कहानी अच्छी तरह से पढ़ लीजिए और शेरशाह सूरी से इतने प्रश्न हमारे एग्जाम में बन जाते हैं। चलिए, सूरवंश का अंतिम शासक, सूरवंश का अंतिम शासक कौन है, सूरवंश का अंतिम शासक, तो उसका नाम है, जरूर याद रखेंगे, आदिल शाह सूरी।
आदिल शाह सूरी। कौन है सूरवंश का अंतिम शासक? आदिल शाह सूरी। और ये राजा बना था 1555 से लेकर 1556 तक। कहाँ का शासक है ये? कहाँ का शासक है? जरूर याद रखेंगे, ये बिहार का शासक है। एक बार ये बिहार जा रहे थे आदिल शाह सूरी। इन्होंने दिल्ली के पास देखा कि कुछ व्यक्ति लंबी लंबी लाइनें बनाकर खड़ी हैं। कुछ व्यक्ति लंबी लंबी लाइनें बनाकर खड़ी हैं। तो आदिल शाह सूरी ने अपने सेनापति से कहा कि देख क्या ये लाइनें किस चीज़ की हैं? तो सेनापति ने कहा कि यहाँ पे हरियाणा से एक व्यक्ति आया है सर, और वो नमक बेच रहा है, और उसका नमक खरीदने के लिए ये सारे के सारे व्यक्ति आए हुए हैं। नमक खरीदने के लिए ये सारे के सारे व्यक्ति आए हुए हैं। जब ये बातें सुनी आदिल शाह सूरी ने, तो आदिल शाह सूरी बड़े प्रभावित हुए, और उन्होंने क्या कहा कि जो व्यक्ति इतनी अच्छी तरीके से नमक बेच सकता है, वो व्यक्ति कितना का अच्छा साम्राज्य चलाएगा, वो व्यक्ति कितना का अच्छा साम्राज्य चलाएगा। तो ऐसे व्यक्ति को मेरे पास लेके आओ। ठीक है, तो आदिल शाह सूरी ने क्या किया? उस व्यक्ति का नाम क्या था? उस व्यक्ति का नाम था हेमचंद्र। इतिहास में हम बोलते हैं हेमू। ठीक है, हेमू को क्या बनाया आदिल शाह सूरी ने? आदिल शाह सूरी ने हेमू को बनाया अपना प्रधानमंत्री। क्या बनाया? प्रधानमंत्री। और ध्यान दीजिए, जो हेमू प्रधानमंत्री था, ये कहाँ से संबंध रखता था? ये संबंध रखता था मेवात प्रदेश से। कहाँ से संबंध रखता था? मेवात प्रदेश। फिर मेवात प्रदेश का नाम चेंज हो गया था, और मेवात प्रदेश को हम बोलने लग गए थे अहीरवाल। क्या नाम रख दिया था? अहीरवाल। और अहीरवाल को आजकल हम बोलते हैं रेवाड़ी। और रेवाड़ी कहाँ पे है? अपने हरियाणा में। ठीक है, तो हेमू अपने हरियाणा रेवाड़ी से संबंध रखता था। और किसका प्रधानमंत्री था? तो आदिल शाह सूरी का प्रधानमंत्री था हेमू। पर हेमू रियली में था क्या? तो हेमू था एक व्यापारी था। किस चीज़ का व्यापार करता था? नमक और सूरे का व्यापार करता था। सूरा होता है मादक पदार्थ, नशीली चीज़ को सूरा बोलते हैं। ये नमक और सूरे का व्यापार किया करता था। हेमू ने 24 में से 22 युद्ध जीते थे। कितने युद्ध जीते थे? 24 में से 22 युद्ध जीते थे। कितने युद्ध जीते थे? 24 में से 22 युद्ध जीते थे। ये जरूर याद रखेंगे, 22 युद्ध जीते थे। इसीलिए आदिल शाह सूरी ने हेमू को विक्रमादित्य की उपाधि दी थी। कौन सी उपाधि दी थी? विक्रमादित्य की उपाधि दी थी। ये जरूर याद रखेंगे। और ये प्रश्न बहुत ही शानदार प्रश्न है। ये हरियाणा के एकमात्र विक्रमादित्य है। ये जरूर याद रखेंगे। हरियाणा के एकमात्र विक्रमादित्य कौन है? तो आदिल शाह सूरी के प्रधानमंत्री हेमू। आदिल शाह सूरी के प्रधानमंत्री हेमू को पता चल गया कि हुमायूं की मृत्यु हो गई। हेमू को हुमायूं की मृत्यु का पता चला। ये जरूर याद रखें। किसकी मृत्यु का पता चला? हुमायूं की मृत्यु का। तो हेमू ने अपनी सेना बढ़ा दी दिल्ली की ओर। हेमू दिल्ली का राजा बना 7 अक्टूबर, जरूर याद रखेंगे, 1556 को। और कब तक राजा रहा हेमू? 5 नवंबर 1556 तक राजा रहा था। ये जो टेन्योर है ये इतिहास में अमर है। ये टेन्योर इतिहास में अमर है क्योंकि प्रश्न बहुत ही शानदार बनता है। हेमू दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला अंतिम हिंदू राजा है। हेमू दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला
बैठने वाला अंतिम हिंदू राजा है। अंतिम हिंदू राजा है, ये जरूर याद रखेंगे। हेमू दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला अंतिम हिंदू राजा है। ये प्रश्न हमसे HSSC और SSC में काफ़ी बार पूछा जाता है कि दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला अंतिम हिंदू राजा कौन है, तो हेमचंद्र विक्रमादित्य, जिनको प्यार से हम हेमू बोलते हैं। और आप याद कीजिए नेक्स्ट बड़ा प्रश्न, हेमू 5 नवंबर 1556 पानीपत के दूसरे युद्ध में किससे हार गया था? अकबर से हार गया था। हेमू की हत्या कर दी थी किसने? बहराम खान ने। किसने हेमू की हत्या कर दी थी? बहराम खान ने हेमू की हत्या कर दी थी। ये जरूर याद रखेंगे। दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला अंतिम हिंदू राजा है हेमचंद्र विक्रमादित्य। दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला अंतिम हिंदू राजा है हेमचंद्र विक्रमादित्य। और हेमचंद्र विक्रमादित्य से ये सारे प्रश्न हमारे बन जाते हैं, ये जरूर याद रखेंगे। ठीक है चलिए एक बार फिर बड़ा सा रिवीजन ले लेते हैं। आज का जो टॉपिक हमने शुरू किया है वो हरियाणा में मुगल वंश की बातें हम कर रहे हैं। मुगल वंश का जो इतिहास है वो 331 वर्षों का इतिहास है, ये जरूर याद रखें। इस काल में शासक को बादशाह या बादशाह कहते हैं। लैंग्वेज इनकी फारसी है और साम्राज्य इनका सूबों में बटा हुआ है। इस वंश की स्थापना बाबर ने की है। बाबर 1526 से 1530 तक शासक रहा। बाबर ने 21 अप्रैल 1526 को एक ऐतिहासिक युद्ध जीता है, पानीपत का युद्ध। किसको मारकर? इब्राहिम लोदी को मारकर। इस युद्ध में बाबर ने तुलुगुमा रणनीति का प्रयोग किया है, उस्मानी विधि व नेक्स्ट रूमी विधि का प्रयोग किया है। ये भारत का पहला युद्ध है जिसमें तोपों का प्रयोग किया गया है। कलंदर की उपाधि धारण करते हुए बाबर हिंदुस्तान का राजा बना है। शेख बू अली कलंदर शाह की दरगाह कहाँ पे है? पानीपत में। कलंदर का मेला कहाँ पे बढ़ता है? पानीपत में। और 1857 की क्रांति में इमाम अली कलंदर ने कहाँ का नेतृत्व किया था? पानीपत का। ध्यान दीजिए 1527 खानवा युद्ध में बाबर ने राणा सांगा को हराया था। मगर जो राणा सांगा का सहयोगी है हसन खान मेवाती, वो इस युद्ध में मारा गया था। और हसन खान मेवाती अपने मेवात से संबंध रखता था। ध्यान दीजिए कैथल का प्रमुख है मोहन सिंह मंडार। वो शक्तिशाली व्यक्ति है जिसने बाबर की अधीनता को स्वीकार नहीं किया था। वो बाबर का गुलाम नहीं बना था। बाबर ने अपने साम्राज्य को इन 4 भागों में बांट दिया है। दिल्ली सरकार, सरहिंद सरकार, उसके बाद में मेवात सरकार और हिसार सरकार। बाबर के बाद राजा बना हुमायूं ने 2 बार शासन स्थापित किया था। मगर मुगल शासक बनने से पहले हुमायूं अपने हिसार का फौजदार हुआ करता था या प्रमुख हुआ करता था। हुमायूं ने अपने काल में मीर शाह की दरगाह का निर्माण करवाया है और इस मीर शाह की दरगाह को फतेहाबाद में है। इसे फिरोज की लाट बोलते हैं। हकीकत में इसका निर्माण फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था, जबकि लाट की मस्जिद हिसार में है। ये जरूर याद रखेंगे। लाल मस्जिद रोहतक, रेवाड़ी और भिवानी में है, ये भी आपको याद रखना है। हुमायूं को अपने नारनौल महेंद्रगढ़ के शेर शाह सूरी ने हरा दिया था चौसा और बिलग्राम के युद्ध में, और शेर शाह सूरी बन गया था राजा। शेर शाह सूरी ने सूर वंश की स्थापना की थी और शेर शाह सूरी ही इस वंश का महान शासक था जो 1540 से 55 तक राजा था। इसका वास्तविक नाम फरीद खान था। इसका जन्म 1486 में हुआ था। इतिहासकार कानून गो के अनुसार नारनौल महेंद्रगढ़ में इसका जन्म हुआ था। कालिंजर युद्ध में तोप चलाते हुए इसकी मृत्यु हो गई थी। इसका मकबरा है सासाराम बिहार में, जिस मकबरे के विषय में एलेक्जेंडर कनिंघम ने कहा है कि
ताजमहल से भी सुंदर शेरशाह सूरी का मकबरा। कद काठी इनकी बड़ी मजबूत थी। तो सबसे पहले ये बिहार के शासक बहार खान लोहानी के अंगरक्षक रहे थे और फिर दक्षिण बिहार के शासक ताज खान के अंगरक्षक रहे थे। बहार खान लोहानी ने ही इन्हें शेर खान की उपाधि दी थी क्योंकि इनका रियल नाम क्या था, फरीद खान। इन्होंने बहार खान लोहानी की विधवा लाड मलिक और ताज खान की विधवा दूदू बेगम, दो विधवा महिलाओं से विवाह किया और इन्हें चुनार की जागीर प्राप्त हुई थी। कहाँ की जागीर प्राप्त हुई थी? चुनार। ध्यान दीजिए, इनके पिता का नाम था हाशन खान। हाशन खान तो थे जौनपुर के शासक के दरबार में रहते थे और इनके दादा का नाम था इब्राहिम सूरी, जो सिकंदर शाह लोदी के लिए घोड़ों का व्यापार करते थे। और इब्राहिम सूरी का मकबरा नारनौल महेंद्रगढ़ में है, ये जरूर याद रखें। शेरशाह सूरी ने भारतीय राजनीति में प्रवेश किया था। कौन से युद्धों से? चंदेरी और घाघरा युद्ध से। चंदेरी के युद्ध में शेरशाह सूरी बाबर के साथ में थे और घाघरा के युद्ध में महमूद लोदी के साथ में थे। इसीलिए शेरशाह सूरी को बाबर ने चालाक अफगान कहा था। क्या कहा था? चालाक अफगान। ध्यान दीजिए, हुमायूं को हराकर शेरशाह सूरी ने दिल्ली और आगरा पर अधिकार कर लिया था। इतिहास में शेरशाह सूरी को सड़कों और सरायों के लिए जाना गया था। इतिहास में इन्हें सड़कों और सरायों के लिए जाना गया था। इन्होंने जो चांदी के सिक्के शुरू किए थे उनको रुपये का नाम दिया था, जो आज भारत सरकार की मुद्रा है। भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, इंडोनेशिया, मालदीव, मॉरिशस, इन सभी देशों की मुद्रा रुपया है। शेरशाह सूरी ने 1388 कोस मीनारें बनवाई थी और ध्यान दीजिए, बिहार में रोहतासगढ़ का किला बनवाया था। शेरशाह सूरी ने पूना मस्जिद व कुना मस्जिद का निर्माण दिल्ली में करवाया था। शेरशाह सूरी ने पटना में शेरशाह सूरी मस्जिद का निर्माण करवाया था। इन्होंने शेरशाह सूरी मार्ग भी बनवाया था और इन्होंने डाक विभाग की शुरुआत भी की थी। इनके दरबारी कवि मलिक मोहम्मद जायसी थे, जिन्होंने पद्मावत नामक प्रसिद्ध पुस्तक लिखी थी। कौन सी बुक लिखी थी? पद्मावत। ध्यान दीजिए, इनके दरबार में टोडरमल भी रहा करते थे, जो आगे चलकर अकबर के नवरत्न बने। ठीक है, ध्यान दीजिए, अब्बास खान शेरवानी ने 1580 में इनकी जीवनी लिखी थी, तारीख-ए-शेरशाही। किसने? अब्बास खान शेरवानी ने इनकी जीवनी लिखी थी, तारीख-ए-शेरशाही। इन्होंने 1541 में रायसीना पर आक्रमण किया, जो इनके जीवन पर कलंक कहलाया, क्योंकि इनके हाथों से महिलाएं और बच्चे मर गए थे। 1544 गिरी सुमेल का युद्ध, जिसे हम मेवाड़ का युद्ध बोलते हैं, इस युद्ध में इन्होंने कहा था कि मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता। और ध्यान दीजिए, 1545 कालिंजर युद्ध में राजा कीरत सिंह को इन्होंने हराया था और इसी युद्ध में ये मर गए थे। मगर विशेष है शेरशाह सूरी मार्ग, जो दक्षिण एशिया की सबसे लंबी सड़क। इसका निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य ने करवाया था, जिसने उत्तरापथ का नाम दिया। इसका निर्माण शेरशाह सूरी ने करवाया था, जिसने आजम ए सड़क का नाम दिया था। इसका निर्माण अकबर ने करवाया था, जिसने बादशाही सड़क कहा था। इसका निर्माण लॉर्ड ऑकलैंड ने करवाया था, जिसने जीटी रोड कहा था। भारत सरकार ने इसे नेशनल हाईवे 1 और नेशनल हाईवे 2 कहा, जबकि नरेंद्र मोदी सरकार इसे नेशनल हाईवे 3, नेशनल हाईवे 44 और नेशनल हाईवे 19 बोलती है। अगर मैं बात करूं नेक्स्ट, शेरशाह सूरी मार्ग हमारे हरियाणा में नेशनल हाईवे 44 कहलाता है और हरियाणा में इसकी लंबाई है 254 किलोमीटर और ये हरियाणा के 7 जिलों से गुजरता है। अंबाला, कुरुक्षेत्र, करनाल, पानीपत, सोनीपत, फरीदाबाद और पलवल। और ये सारे प्रश्न HSSC में पूछे गए हैं। शाहबाद, पीपली, तरावड़ी, नीलोखेड़ी, हरियाणा का सबसे लंबा सड़क पुल, फिर मोतीलाल नेहरू खेल स्कूल, बल्लभगढ़, ये सारे कहाँ पे हैं? ये नेशनल हाईवे 44 पे है, ये जरूर याद रखेंगे। सूरवंश का अंतिम कोई राजा बना, सूरवंश का अंतिम कोई राजा बना, उसका नाम था आदिल शाह सूरी और ये बिहार का शासक था।
इसका जो प्रधानमंत्री था वो हेमू हुआ करता था अपने हरियाणा का। हेमू रेवाड़ी से संबंध रखता था। कहाँ से? रेवाड़ी। और हेमू एक व्यापारी था। हेमू ने 24 में से 22 लड़ाइयाँ जीती। तो आदिल शाह सूरी ने इन्हें हिंदुओं की सबसे बड़ी उपाधि दी थी, विक्रमादित्य की उपाधि, जो हरियाणा का एकमात्र विक्रमादित्य है, ये याद रखेंगे। हेमू के बारे में कहा गया कि हेमू को जब हुमायूं की मृत्यु का पता चल गया तो हेमू ने अपनी सेना बढ़ा दी थी दिल्ली की ओर, और 7 अक्टूबर 1556 को हेमू दिल्ली का राजा बना। और 5 नवंबर 1556 को पानीपत के दूसरे युद्ध में हेमू की हत्या बैराम खान ने कर दी थी। मगर एक इतिहास में अमर प्रश्न हेमू हमें दे के गया, जो हमें याद रखना है। हेमू दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला अंतिम हिंदू राजा था। हेमू दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला अंतिम हिंदू राजा था। तो आज हम इतना ही करेंगे। थोड़ी सी मेरी तबीयत डाउन है, बाकी कल करेंगे। सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार।